திரு கே அண்ணாமலை எக்ஸ்-ஐபிஎஸ் அவர்களை எழுச்சியுரையாற்ற அன்போடு அழைக்கின்றேன். நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஏன் மண் ஏன் மக்கள் யாத்திரையினுடைய நிறைவு விழா 234 தொகுதிகளை தாண்டி நம்மை எல்லாம் ஆசீர்வாதம் செய்வதற்காக, நம் மீது அன்பு மழை பொழிவதற்காக நமக்காக வந்திருக்கக்கூடிய பாரத பிரதமர் ஐயா நரேந்திர மோடி அவர்களை வரவேற்று மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர். नमस्कार दोस्तों, ओपिनियन हाउस पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज रविवार है तो हम हर रविवार को कुछ ऐसे विषयों को लेकर के आते हैं जो ऐतिहासिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक हो। तो अभी वर्तमान राजनीतिक स्थिति से और बड़ा ही एक तरह से व्यक्तिगत रूप से तो हम उस आदमी को बहुत प्रशंसा करते हैं। तो ये कौन है, उनके बारे में बताएंगे। ये सबसे पहले इनकी पृष्ठभूमि आपको बता देते हैं। ये दक्षिण भारतीय राजनीतिक कुरुक्षेत्र के वो अर्जुन हैं जिस पे नरेंद्र मोदी जी दांव खेल चुके हैं। तो इनका नाम है के अन्नामलई, तमिलनाडु से आते हैं ये। इनका जन्म 1984 में तमिलनाडु के करूर जिले में हुआ था। ये ओबीसी समुदाय से आते हैं, किसान परिवार में जन्मे पले बड़े हैं। ये कोयम्बतूर के इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। उसके बाद ये लखनऊ प्रबंधन संस्थान से एमबीए की डिग्री पूरी की। तो ये एक मीडिया रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि ये जो बताए हैं कि जब इनको लखनऊ का ये हुआ यहाँ आने का, तो इनके अंदर एक डर सा ये हुआ। ये बता रहे हैं कि हमको लगा कि उत्तर प्रदेश जहां 5 रुपये के लिए लोग मर्डर कर देते हैं, इस तरह की इनकी एक सोच थी। तो वो आगे बातचीत करते हुए बताते हैं कि जब हम उत्तर प्रदेश आए और विभिन्न प्रोजेक्ट को करते हुए बहुत सारे जिले में, बहुत सारे जगह पे लोगों से मिले, घूमे, तो इनकी सोच ही पूरी बदल चुकी थी ये देखने का। और ये रहा है हमेशा एक भारतीय राजनीति में, खास करके दक्षिण की राजनीतिक परिदृश्य जो रहा है, एक तरह से कहिए कि दुखद भी है। पेरियार के जमाने से एक द्रविड़ राजनीति का जो जन्म हुआ और एक हिंदू धर्म और ब्राह्मण विरोधी राजनीति का मतलब कि बोलबाला वहां पर पेरियार द्वारा लाया गया। पेरियार कहा जाता है कि वो बड़े दलित शुभचिंतक थे, लेकिन मैं पेरियार को भी पढ़ा हूं और जहां तक समझा हूं तो वे कुंठित व्यक्ति से ज्यादा हमको कुछ नहीं लगे। उनका एक सामाजिक भी दृष्टिकोण हमें हो सकता है औरों के लिए, या आजकल वो कल्चर है तो उसमें फिट बैठता हो, लेकिन उनका जो सामाजिक दृष्टिकोण भी था वो कहीं से भी भारतीय संस्कृति के हिसाब से। चलिए, पेरियार के बारे में हम कभी अलग से लेंगे, लेकिन एक पृष्ठभूमि दे देना चाह रहे थे कि दक्षिण भारत की जो राजनीति है उसमें बहुत ज्यादा भाषावाद, क्षेत्रवाद और एक तरह से सनातन विरोधी, इन चीजों का बीजारोपण बहुत पहले कर दिया गया था और वो बड़े अच्छे ढंग से फले फूले भी वहां। और वहां जो लोगों का स्थिति ठीक है, साउथ इंडिया जो है इकोनॉमी, लिटरेसी, ये सब में बहुत आगे रहा है, लेकिन फिर भी एक जो होता है कल्चरल जननायक की प्रतीक्षा, वो लोगों के बीच में था। और सबसे बड़ी चीज है कि के अन्नामलई ये सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं, उत्तर भारत में भी इनके प्रशंसा करने वाले लोग बहुत ही ज्यादा मतलब नजर आएंगे। जब आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ते हैं या आपका राजनीतिक समाचारों पर आप नजर रखते हैं तो आपको पता चलेगा
कि ये जितना पॉपुलर दक्षिण भारत में है उतना ही पॉपुलर उत्तर भारत में भी इनको देखा जा रहा है। और ये देखिए कि सीधी सी बात है, हम भी उत्तर भारत से आते हैं, लेकिन जब इनकी पूरी हिस्ट्री में देख रहा था तो काफी प्रभावित हुआ। और यहाँ पर आपको हम बताते चलें कि ये शख्स भारतीय राजनीति में वो स्थान प्रतिस्थापित कर रहे हैं। हम राजनीति को हमेशा एक हे दृष्टि से देखने का नजरिया तो रहा है लोगों का कि किसी भी बात में हम बोलते हैं कि नेतागिरी कर रहे हो। राजनीति में मतलब कि जो अच्छे लोग होते हैं बहुत कम अवसर पर देखने को मिलता है कि वो राजनीति में हिस्सा लेते हैं। लेकिन हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं के अन्नामलई की, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और हम बैक पृष्ठभूमि ले लेते हैं, उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब ये IIM करते हैं तो वहां पर जब ये देखते हैं कि काफी गरीबी है, बेरोजगारी है, लोगों का जो जीवन का स्तर था वो काफी नीचे था, तो इससे ये बड़ा कुंठित होते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ, क्योंकि जैसा ये पढ़ाई कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा सा सर्विस कारपोरेट में मिल जाए, अच्छा पैसा कमाए। यहां से इनका सोच बदलता है कि इस जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ हम पैसा कमा लें, अपना परिवार और अपना भरण पोषण ऐशो आराम। ये सोचते हैं कि एक जनमानस के अंदर क्या परिवर्तन लाया जा सकता है, और उस परिवर्तन को लाने के लिए हमको कहाँ पहुंचना पड़ेगा जहां से हम ये काम कर सकते हैं। तो ये फिर वहां से प्रेरित होते हैं भारतीय सिविल सर्विस के तरफ जाने के लिए, कि वो एक ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान रहा है जहां से हम एक जनमानस को उचित दशा दिशा निर्धारित कर सकते हैं। तो फिर ये 2011 बैच के, थोड़ा सा इनका यूपीएससी में नंबर कम आया था तो आईएएस नहीं बन पाए, आईपीएस बने। वर्दी में भी ये काफी खुश रहे। कर्नाटक कैडर से ये 2011 में आईपीएस बने। उसके बाद में इनका 2013 में कर्नाटक के उडुपी जिले में डीएसपी रैंक पर अपना कार्यभार संभाला। तो वहां पर की एक घटना है, ये घटना आपको देखिए साल 2017 का, हाँ एक 2017 में इनके साथ ये होता है। एक धार्मिक स्थल, विवादित धार्मिक स्थल बोला जाता है, मीडिया से बातचीत में ये बताते हैं कि क्या इनके अंदर जो नेतृत्व क्षमता की अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो 2017 में उस स्थल पर लेकर के एक समुदाय के लोग, कई हजार लोग जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, और स्थिति ऐसा बन गया था कि एक सांप्रदायिक दंगा का रूप, और जो बहुत भयावह हो सकता था, उसको इन्होंने कंट्रोल किया था। और कंट्रोल किया तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बलपूर्वक किसी चीज को कंट्रोल करना, नहीं, वहां पर ये उस समय में 2017 में ये उडुपी नहीं है, देखिए थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे, मैंगलोर जिले, उडुपी का ये घटना नहीं है, मैंगलोर जिले का है, कर्नाटक का ही। तो वहां पर ये फिर उस दंगा को रोकने के लिए बिल्कुल डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, पीस कमेटी बनाते हैं, लोगों से फेस टू फेस बात करते हैं, और उसके बाद में महीनों दिन के प्रयास के बाद वहां की स्थिति को ये नियंत्रण में लाते हैं। बाकी सारी चीज फिर शांति से उस विवाद को ये हल करते हैं। तो एक नेतृत्व क्षमता भी इनके अंदर पहले से रहा है। और सबसे इनकी, ये अपने बातचीत में बता रहे थे, क्योंकि आईपीएस थे और उस पद से जब ये इस्तीफा दिए और राजनीति में जब आए, तो मीडिया की बातचीत के दौरान ये बता रहे थे कि ये प्रेरणा जो है ये कैसे आपके अंदर है कि अब आईपीएस सिविल सर्विस नहीं, राजनीतिक को आप क्यों चुने। तो उसी बातचीत के दौरान ये बताते हैं, एक घटना हुई थी इनकी जिंदगी में
एक 17 वर्षीय लड़की थी जिसके साथ दुराचार हुआ, उसके बाद उसको हत्या भी कर दिया जाता है। तो वहां ये पहुंचते हैं, फॉरेंसिक जांच वगैरह जो होता है, प्रशासनिक प्रक्रिया, उसके लिए काफी इनको वहां झेलना भी पड़ता है। पब्लिक के द्वारा हजारों के हुजूम जमा हो जाता है। और सीधी सी बात है, जब भी इस तरह की घटना होती है तो उसमें पुलिस प्रशासन को काफी गालियां, पत्थर ये तो खाना ही पड़ता है। ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें, चलिए, ये तो जीवन का एक हिस्सा है। और समझिए तो इसी के बारे में वो बताते हैं कि वो माँ जब इनसे पूछती है कि क्या तुम मेरी बेटी को वापस ला सकते हो, बड़ा ये खुद बताते हैं कि ये मेरे लिए बड़ा हृदय विदारक स्थिति था उस समय। इनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था कि आखिर क्या कहा जा सकता। फिर इन्होंने उस माँ को बोला कि नहीं, हम आपकी बेटी को वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी बेटी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहे। और ये काफी उस घटना से प्रभावित होते हैं। उसके बाद ये आते हैं, एक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति का एक ये शुरू करते हैं वहां पर उस कर्नाटक में। वो हर शायद वो किनको दिया जाना था, वहां के छात्र छात्राओं को दिया जाता था। उसके बाद सुरक्षा नाम का एक ऐप को ये लॉन्च किए, जहां पर लोग शिकायत कर सकते थे डायरेक्ट एसपी के पास, वहां भी शिकायत अपना रख सकते थे। और उस ऐप का मतलब काफी पॉपुलर हुआ वहां लोगों के बीच में। और उसके बाद में इनको जो एक टैग मिला, सिंघम का टैग मिला है। ये जन भावना ऐसी रही लोगों का, जो काफी ये पसंद किए जाने लगे। उसके बाद में एक घटना आती है, इनके प्रशासनिक जब प्रक्रिया के दौरान ये जब सेवा में शामिल थे, उसी समय की घटना है। दो 2016 में ये पुलिस मुख्यालय के बाहर इनका तबादला जब होता था, तो आम लोगों द्वारा इनके तबादले के खिलाफ प्रदर्शन किया जाता। लोग बोलते थे कि ऐसा ईमानदार ऑफिसर हमें नहीं मिलेगा, मतलब विरोध करते थे कि इसको यहां से ना हटाया जाए। तो इस तरह का इनका पुलिस विभाग में भी छवि रहा है। उसके बाद में आता है साल 2019 में ये पुलिस सेवा से इस्तीफा देते हैं। उसके बाद अगस्त 2020 में ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वहां से इनका राजनीतिक जीवन का शुरुआत होता है और बीजेपी में शामिल होते हैं 2021 में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालते हैं। और वहां इनका अभी जो पीएम मोदी गए थे मदुरई में, तमिलनाडु मदुरई में, तो वहां काफी इनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हो रहा था। ये पीठ थपथपाते हुए मोदी जी इनके पीठ पे को थपथपाते हैं। बिल्कुल एक मतलब उस वीडियो के देखने के बाद जो अपनापन का जो भाव दिखता है, राजनीति में हमेशा तो दिखावा होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिखेगा, उस वीडियो को कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो हम लगा देंगे, देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, दोनों के बीच में एक अपनत्व का भाव है। और इन शख्स का आपको 2 फोटो हम थंबनेल में लगा देंगे। देखिएगा कि अब जब ये पुलिस सेवा में थे उस समय का, और जब राजनीति में आए हैं, तो एक जनमानस को क्या भावना रही है। ये अपने पदयात्रा में जिस तरह से लोगों को आकर्षित किए हैं, बिल्कुल चेहरे पे वो दिखता है कि ये आदमी, हम आपको, चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर ये वीडियो लगा ही देते हैं। पहले आप वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए
किस तरह से लोग बिल्कुल छूने के लिए उबले पड़े हैं। जननायक की जो चेहरा होता है, जो नेतृत्व की जो क्षमता होती है, वो दिख रहा है। चलिए, इसी तरह से ये अपना, और अभी यही सब वीडियो इनका काफी साउथ से नॉर्थ तक के हर जगह पॉपुलर हो रहा है, और बहुत लोगों का, मीडिया हाउस का ये भी कहना है कि इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि दिखती है। जिस तरह से ये लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के बीच में जिस तरह से इनको एक अपनत्व का भाव मिल रहा है। और देखते हैं, अब 2024 इलेक्शन आने वाला है, तो इस दक्षिण भारत के क्षेत्र में ये अपना कितना प्रभुत्व स्थापित कर पाते हैं, जनमानस के दिलों में कितना उतर पाते हैं, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन हाँ, इस आदमी का जर्नी काफी प्रेरक रहा है और बहुतों के लिए ये सबक के तौर में लिया जा सकता है। इसीलिए हम सोचे कि आज इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे मेरा प्रोग्राम जो था, हमारे योगेंद्र नाथ मंडल, उनके बारे में हम कई बार इस वीडियो में बता चुके हैं कि उनके बारे में हम चर्चा लेंगे, लेकिन वो विषय थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, तो कोशिश करेंगे अगले रविवार को कवर करने का, या हो सका तो बीच में भी हम इस विषय को लेकर के आएंगे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में बताइए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।